हाँ जी, हो गया लाइव। गुड इवनिंग भाई सबको, गुड इवनिंग। ऑडियो वीडियो क्लियर है? एक्चुअली आज यार मैं ना क्लास का लिंक ही शेयर करना भूल गया था, एकदम से दिमाग से निकल गया, इसलिए आज वो क्लास 5:15 की करनी पड़ी। मुझे लगा 5-7 मिनट तो चाहिए बच्चों को लिंक को देखने में। चलो जी, आ जाओ, शुरुआत करते हैं। जैसा कि आप लोग जानते हो, अन अकेडमी पे पढ़ाता हूँ मैं, और अन अकेडमी पे जब आप सब्सक्रिप्शन लेने वाले होते हैं तो उससे पहले एक ऑप्शन आता है अप्लाई डिस्काउंट कोड। वहां पे आपको मेरा जो डिस्काउंट कोड है वो लगाना है AVS10। ठीक है जी। लेकिन ध्यान रखना, अन अकेडमी पे जो मॉडल है ना, बेसिकली वो सब्सक्रिप्शन मॉडल जिसको बोलते हैं, उसमें क्या है, ना ही किसी इंडिविजुअल बैच का सब्सक्रिप्शन है, ना ही किसी इंडिविजुअल टीचर का सब्सक्रिप्शन है। जब आप सब्सक्रिप्शन लोगे तो आप एक कैटेगरी का सब्सक्रिप्शन लेते हो, यानी जैसे SSC कैटेगरी है, बैंक है, रेलवे है। जिस कैटेगरी का आपने सब्सक्रिप्शन ले लिया, उस कैटेगरी के जितने एजुकेटर हैं, उनके जितने बैचेस हैं, वो सब के सब आपके लिए अनलॉक हो जाएंगे। फिर कोई फर्क नहीं पड़ता आप मैथ कितनों से पढ़ रहे हो, अरिथमेटिक किसी से पढ़ रहे हो, एडवांस किसी से पढ़ रहे हो, है ना। या फिर आपको एक टीचर पसंद नहीं आया तो आप दूसरे से पढ़ रहे हो। इंग्लिश में अगर मान लो एक ग्रामर किसी से कर रहे हो, वोकैब किसी से कर रहे हो, एक एजुकेटर पसंद नहीं आया, एजुकेटर चेंज कर रहे हो। आपके पास इस बात की कंप्लीट फ्रीडम है कि आप कौन से बैच में कौन से एजुकेटर से पढ़ना चाहते हो। ठीक है जी। उसके लिए आपको कोई दोबारा फीस पे नहीं करनी है, एक बार आपने फीस पे कर दी, बात खत्म हो गई। ठीक है जी। फिर चाहे कितने ही बैचेस आते रहे, ब्रह्मास्त्र नाम से बैच आए, चाहे ऑल स्टार नाम से बैच आए, किसी की कोई दोबारा फीस नहीं देनी है। एक बार आपने फीस पे कर दी तो फिर वो बात खत्म हो गई। ये प्राइस हाइक भी भाई, जिसको सब्सक्रिप्शन लेना है तो अपना प्लान कर सकता है। देखो, फ्री पहले भी नहीं था, फ्री अब भी नहीं है, लेकिन अगर प्लान कर ही रहे हो तो फिर बढ़े हुए रेट्स पे लोगे, उससे अच्छा पहले ही सब्सक्रिप्शन ले लो अपना। और जो भी सब्सक्रिप्शन लो ना भाई, देखो, डिसाइड आप नहीं करना है, लेकिन मेरी आपको सलाह है कि मिनिमम 1 ईयर का लेना। रीजन क्या है कि सारे सब्जेक्ट आपको कवर करने हैं, मैथ, इंग्लिश, रीजनिंग, GS, सारे के सारे सब्जेक्ट कवर करने में आपको मिनिमम 6-7 महीने तो लग ही जाएंगे। फिर कोई प्रैक्टिस बैच देखने का मन हो गया, या फिर किसी का एक मतलब चेंज करने का मन हो गया, तो फिर आपको दिक्कत होगी। तो वो अभी प्राइस में भी आप काफी डिफरेंस आ जाएगा, तो मिनिमम 1 ईयर का लेना। अब मैं आपको मेरे बैचेस का बता देता हूँ। मेरा जो बैच है जी, वो चालू होगा जी 22 जुलाई को। 22 जुलाई से मेरा नया बैच चालू हो रहा है। ग्रामर, वोकैब, RC, मतलब कंप्लीट इंग्लिश वाला जो बैच होता है वो चालू होगा 22 जुलाई से। नाउन क्या होता है, प्रोनाउन क्या होता है, एडजेक्टिव क्या होता है, एडवर्ब क्या होता है, यहाँ से शुरुआत करेंगे, और बढ़िया लेवल कॉजेटिव वर्ब, जेरेंड के पैसिव, इन्फिनेटिव के पैसिव, परफेक्ट पार्टिसिपल, परफेक्ट इन्फिनेटिव, यहाँ तक लेके चलेंगे इसको। ठीक है जी। तो जो भी इंटरेस्टेड हो वो AVS10 कोड लगा के सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। सर 22 जुलाई तक क्या करें भैया? तब तक वोकैब देख लो। अब ये वोकैब वाला बैच चलता है 8 से 9:15 के अंदर, तब तक आप वोकैब वाला बैच अटेंड कर सकते हो, क्योंकि इसमें ऐसा तो है नहीं कि पीछे क्लास नहीं देखी तो आगे का समझ में नहीं आएगा। ठीक है, तो जो भी इंटरेस्टेड हैं वो AVS10 कोड लगा के सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं, और एटलीस्ट जो मुझसे पढ़े हैं वो अपने दोस्तों को रिकमेंड कर सकते हैं। थ्योरी का बैच मेरा 2 महीने में एक ही बार आता है, रोज रोज नए बैच लॉन्च नहीं होते। और अगर मुझसे पढ़ना है तो पहले बैच की पहली क्लास वाले दिन ही आना। बीच में आप सोचो कि 10 क्लास के बाद बीच में से देख लेंगे, 15 क्लास के बाद बीच में से देख लेंगे, गालियां दोगे मुझे और कुछ नहीं, कुछ नहीं समझ में आएगा। मेरा मेरा जो पढ़ाने का तरीका है वो रूल रटाता नहीं हूं मैं, कॉन्सेप्ट बिल्ड करता हूं बच्चे के, फिर उनको लॉजिकली एक्सप्लेन करता हूं। अगर शुरुआत से नहीं देखोगे तो भैया कुछ नहीं समझ में आनेगा। चलो जी, आज अपने प्रैक्टिस बैच में अपन करने वाले मिसलिनियस एरर्स की प्रैक्टिस। पहले चैप्टर वाइज चल रहे थे, चैप्टर वाइज मैंने सारे आपको करा दिए हैं। नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन, सारे मैंने आपको करा दिए। अब अपन कर रहे हैं आज से शुरुआत मिसलिनियस की। आज लेक्चर 1, आज मिसलिनियस है लेक्चर 1। चलो जी, करें शुरुआत। इसमें बताओ जरा क्या एरर है। तन्मय, इंटरजेक्शन पे कोई एरर नहीं आते SSC में।
नरेशन में छोटा सा इंटरजेक्शन का कॉन्सेप्ट यूज होता है, वो आपको वॉइस नरेशन पूरा यूट्यूब पे पढ़ा ही रखा है। हाँ जी, बहुत बढ़िया। वन ऑफ द बॉयज, इजी सा एरर था, सेंटेंस अपना सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट चैप्टर का। फ्रॉम प्रीपोजिशन है, स्कूल इज प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट है। ऑफ प्रीपोजिशन है, बॉयज इज प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट है। ये वन यहाँ पे प्रोनाउन है और ये सब्जेक्ट की तरह से काम कर रहा है। हमारे स्कूल के लड़कों में से एक, तो यहाँ पे सिंगुलर की बात हो रही है तो वर्ब भी सिंगुलर आएगी, तो यहाँ पे हैज बीन सिलेक्टेड लिखना पड़ेगा। इजी एरर था बहुत, इसमें बताइए जरा। एक चीज और बता देता हूं, अब यहाँ पे कुछ बच्चों को ऐसा भी लग रहा है वन ऑफ द बॉयज फ्रॉम आर स्कूल। क्यों? ये बात एक लड़का, कोई एक बच्चा जो है वो 5-7 के बिहाफ पे नहीं बोल सकता क्या? हमारे स्कूल में से एक लड़का, मतलब 4-5 लड़के खड़े हों, उनमें से नहीं कह सकता कि वो हमारे स्कूल में से एक लड़का। एक बंदा 4-5 के बिहाफ पे बात नहीं कर सकता क्या? तो यहाँ पे आर के अंदर कोई गलती नहीं, इसमें माई वाई करने की कोई जरूरत नहीं है आपको। ये भी बड़ा आसान सा एरर है, बताओ जरा। ये भी बड़ा आसान सा एरर है। along with, together with, followed by, accompanied by, ये सब क्या होते हैं? प्रीपोजिशनल फ्रेजेस होते हैं। और प्रीपोजिशनल फ्रेजेस के बाद आने वाला नाउन या प्रोनाउन प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट हो जाएगा। तो इसका मतलब ये सब्जेक्ट की तरह से काम करेगा, और सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग वर्ब आती है, तो इसका मतलब वर्ब कैसी आएगी? सिंगुलर आएगी, यहाँ पे हैज लेफ्ट आएगा। आसान एरर है, ये भी सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का था। इसमें बताइए जरा। क्या एरर लग रहा है इसमें आपको? अब काफी बच्चे यहाँ पे दीपा वॉक डाउन द रोड को गलत कर रहे हैं। बच्चे, इस फ्रेज में कोई गलती नहीं है। दीपा वॉक डाउन द रोड का मतलब है कि वो रोड पर चली, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। वॉक ऑन द रोड वगैरह और ये सब लगाने की कोशिश ना करें, एकदम सही है, इसमें कोई गलती नहीं है। ये फ्रेज है वॉक डाउन द रोड, ही वॉक डाउन द रोड, ही मेड हिज वे डाउन द रोड, एकदम सही है, इसके अंदर कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत यहाँ पे कि लुक के साथ आपने सीधा ऑब्जेक्ट यूज कर दिया। लुक के साथ एट प्रीपोजिशन इडियोमेटिक है, यू लुक एट समबडी, तो यहाँ पे विदाउट लुकिंग एट एनीबडी लिखना पड़ेगा आपको। दीपा धीरे धीरे रोड पे, दीपा धीरे धीरे रोड पे चली बिना बिना किसी की तरफ देखे। लुक के साथ एट प्रीपोजिशन इडियोमेटिक है, यहाँ पे आपको एट लगाना पड़ेगा, उसमें वॉक डाउन में कोई दिक्कत नहीं है। इसमें बताइए जरा क्या एरर है? बहुत आसान एरर है। ये तो जिस बच्चे का गलत हो बच्चे, इसका मतलब आपकी तैयारी अभी शुरू ही नहीं हुई है। महा टुच्चा एरर है ये तो। साहिल भाई कह रहे हैं कि सीईटी पे वीडियो बना दो, सीईटी पे वीडियो बना दो। एक ही लाइन की वीडियो है बच्चे। सीईटी का सिलेबस अभी किसी को पता नहीं है, लेकिन ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस यही हैं कि जो एसएससी के प्री का जो लेवल होता है, लगभग उस लेवल का पेपर आपको मिलने की उम्मीद है। बेसिक कॉमन सेंस यही कहती है, बैंक, एसएससी, रेलवे सबको मिलाना है तो एसएससी प्री के लेवल का आपको पूछना पड़ेगा। ठीक है जी, सिंपल सी बात है ये। और जब तक कोई शॉर्ट कोई सिलेबस, कोई नोटिफिकेशन ऐसा कुछ नहीं आता है, तब तक सिर्फ व्यूज लेने के लिए, अच्छा सीईटी का सिलेबस मैं आपको बता रहा हूं, गुप्त सूत्रों से मुझे पता चला है, ऐसी फर्जी वीडियो की कृपया मुझसे उम्मीद ना करें। ठीक है, तो भैया यहाँ पे लिखा हुआ बॉय, अब बॉय के लिए विच कैसे आ सकता है? यहाँ कोई सिलेक्शन वगैरह की बात थोड़ी हो रही है कि नॉन लिविंग के लिए मतलब लिविंग के लिए भी विच आ जाए। अगर सिलेक्शन की बात होती है विच ऑफ द बॉयज, तब तो कर सकते हो आप, लेकिन यहाँ कोई सिलेक्शन की बात नहीं हो रही। सिलेक्शन की बात नहीं हो रही तो बॉय लिविंग है, लिविंग के लिए विच नहीं आ पाएगा। यहाँ पे आप हु या दैट में से कोई भी यूज कर सकते हैं। हु भी यूज कर सकते हैं, दैट भी यूज कर सकते हैं। अगर एक नाउन से पहले दा लगा हो तो दोनों सही होते हैं, हु भी सही होता है, दैट भी सही होता है। अगर यहाँ पे दा सेम बॉय, दा ओनली बॉय ऐसा कुछ लिखा होता फिर दैट ही सही होता।
अ बॉय लिखा होता फिर हुई सही होता, लेकिन अगर द आर्टिकल का यूज कर रखा हो तो फिर आप दोनों यूज कर सकते हो, वो भी यूज कर सकते हो, दैट भी यूज कर सकते हो। नेक्स्ट पे आ जाओ, इसमें बताओ जरा। हाँ जी, वो लोग जो हेल्दी रूटीन को फॉलो करते हैं। अब यहाँ पे ये हु से लेकर जो इतना पोर्शन है, हु से लेकर ये जो इतना पोर्शन है, ये तो दोज को डिस्क्राइब कर रहा है। कौन दोज? वो लोग जो हेल्दी रूटीन को फॉलो करते हैं। ये तो इसके लिए एक एडजेक्टिवल क्लॉज की तरह से काम कर रहा है। अब ये दोज को वर्ब मिलेगी, यानी इस वर्ब का जो सब्जेक्ट है वो दोज है, और दोज अपने बाद कैसी वर्ब लेगा? प्लूरल वर्ब लेगा, तो यहाँ पे आर आएगा। और दूसरी बात, ही इज लाइकली टू डू समथिंग, किसी चीज का कोई चीज आगे होनी होती है। वी आर लाइकली टू गो देयर, वी आर लाइकली टू मीट हिम। अगर कोई चीज इन फ्यूचर आगे होनी होती है तो उसके लिए जेरंड नहीं इन्फिनेटिव का यूज किया जाता है। यहाँ पे टू एंजॉय भी करना पड़ेगा, दोनों एरर है इसके अंदर। दोनों एक ही पार्ट में थे तो कोई दिक्कत नहीं थी, आप बी पार्ट के अंदर एरर मार्क कर देंगे, बात खत्म हो जाएगी। लेकिन एरर इसके अंदर ये दोनों ही है। नेक्स्ट पे आ जाइए, यहाँ पे टाइपिंग एरर रह गया। आर लाइकली टू एंजॉय, मतलब आर तो होगा ही होगा, और एंजॉइंग की जगह टू एंजॉय भी होगा। इसको मैं पीडीएफ अपलोड करते समय सही कर दूंगा। इसमें बताइए, प्रैक्टिस करने के बाद भी पकड़ नहीं बन रही, प्लीज गाइड मी, आपकी सारी बातें फॉलो करती हूँ। बच्चे प्रैक्टिस, जैसा मैंने बताया कि चैप्टर वाइज प्रैक्टिस करोगे। प्लिंटू, पैरामाउंट, मिरर ऑफ कॉमन एरर्स, कोई और एक मेरा प्रैक्टिस बैच देख लो। फिर उसके बाद मिसलिनियस की प्रैक्टिस करनी है 2019, 18, 17 से। इतना करने के बाद इंप्रूवमेंट आनी चाहिए। अगर नहीं आ रही है तो दैट मीन्स दिस एग्जाम इज नॉट मेड फॉर यू, यू शुड प्रिपेयर फॉर समथिंग एल्स। सीधी बात, नो बकवास, घुमा फिरा के कोई बात नहीं। अगर आप चैप्टर वाइज प्रैक्टिस आपने पूरी कर ली है, प्लिंटू, पैरामाउंट, मिरर ऑफ कॉमन एरर्स, कहने का मतलब कुल मिला के एक चैप्टर के 200 एरर लगा लिए, ठीक है जी। अच्छा, उसके बाद आपने मिसलिनियस एरर ट्राई कर लिए प्रीवियस ईयर से, और फिर भी आपके ग्रामर में नंबर कट रहे हैं, आपको चीजें याद नहीं रहती, तो प्रिपेयर फॉर समथिंग एल्स, दिस एग्जाम इज नॉट फॉर यू। रिंग की बच्चे पढ़ लो प्लीज, ठीक है, पढ़ लो, इधर उधर की बातें मत करो, ठीक। कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा बच्चे, प्रैक्टिस इंप्रूवमेंट हो रही है फिर भी कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा, प्लीज बच्चे मत इधर उधर की बात करो। पढ़ना हो तो पढ़ लो, नहीं तो रहने दो। हाँ जी, इसमें बताइए जरा। इस एरर को करने के लिए सबसे पहले तो आपको इसका मीनिंग पता होना चाहिए। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब क्या होता है? अब इसमें बहुत लोग कर रहे हैं, बहुत लोग कर रहे हैं कि इसका मतलब होता है सारे अमीर लोग, वो होता है बच्चे द रिच का मतलब।
वो होता द रिच का मतलब। द रिच का मतलब होता है सारे अमीर लोग, द पुअर का मतलब गरीब लोग, द वीक का मतलब कमजोर लोग, द ब्रेव का मतलब बहादुर लोग। इसका मीनिंग क्या है? इसका मीनिंग है बहुत सारा पैसा, या तो इसका मीनिंग है बहुत सारा पैसा, या फिर बहुत सारी वैल्यूएबल वैल्यूएबल आइटम्स का पोजेशन। यू कैन से अमीरी। ठीक है, अगर अगर किसी पर्सन के पास अमीरी होती है तो इसका मतलब उसके पास खूब सारा पैसा होता है, उसके पास खूब बहुत सारी आइटम्स का पोजेशन होता है। कुछ आ रही बात समझ में? और ये एक ऐसा नाउन है, ये एक ऐसा नाउन है जो हमेशा प्लूरल में चलता है। ये एक ऐसा नाउन है जो हमेशा प्लूरल में चलता है। ये जो अमीरी होती है, अमीरी सिर्फ कुछ चीजें होती हैं। अमीरी कुछ चीजों का ही पोजेशन होता है। ये जो अमीरी है रियलिटी में कुछ चीजों का पोजेशन है। लेकिन जो फेम है, लेकिन एंड द फेम दैट पावर गिव्स यू, और लेकिन वो जो फेम होता है ना, जो पावर आपको देता है। पहले तो आप इस सेंटेंस का मतलब समझने की कोशिश करिए। कहां चला गया यार कर्सर? एक सेकंड भाई। रिचेज आर अनसर्टन थिंग्स। रिचेज जो होती हैं, रिचेज जो होती है यानी अमीरी जो होती है, वो अनसर्टन चीजें होती हैं। सॉरी, मैं उसको सर्टन पड़ गया था पहले। रिचेज जो होती हैं वो अनसर्टन चीजें होती हैं, मतलब उनकी कोई गारंटी नहीं होती, आज आपके पास है कल ना हो, कोई पक्का पता नहीं है। रिचेज जो होती हैं कुछ सर्टन, मतलब अनसर्टन चीजें हैं। एंड द फेम दैट पावर गिव, और वो जो फेम जो पावर देता है। ऐसी ऐसी जैसे अब मंत्री वगैरह होती हैं, उनकी पॉपुलैरिटी हो जाती है किस वजह से? क्योंकि उनके हाथ में पावर आ गई, उनके हाथ में सत्ता आ गई। ठीक, ऐसा फेम जो पावर देता है, और ऐसा फेम जो कि फाउल मीन्स से जीता जाए, मतलब इलीगल तरीकों से जो एक्वायर किया जाता है, वो बहुत शॉर्ट लिव्ड होता है। वो इतना ही शॉर्ट लिव्ड होता है, वो उतना ही क्षणिक होता है जितना एक ओस की बूंद होती है, वो कभी भी गिर सकती है। कुछ बात आई समझ में? ये सेंटेंस का मतलब है कि अमीरी, ये जो अमीरी होती है ना, ये जो बहुत सारा पैसा होना या बहुत सारे वैल्यूएबल आइटम्स होना, ये बड़ी अनसर्टन चीजें होती हैं। और वो फेम जो कि पावर आपको दे या फिर जिसे आपने फाउल मीन्स से जीता है, वो उतना ही शॉर्ट लिव्ड होता है जितनी ओस की बूंद होती है, मतलब कभी भी पत्ते से नीचे गिर जाती है वो। ये सेंटेंस का मतलब है। कुछ आई बात समझ में? तो यहाँ पे द फेम दैट पावर गिव्स यू, ये फेम क्या है यहाँ पे? ये नाउन है। और ये बेसिकली दैट किसके लिए है? फेम के लिए, है ना। द फेम दैट पावर गिव्स, वो फेम जो पावर देती है। अब ये पावर यहाँ पे सब्जेक्ट है इसका, और पावर अगर सिंगुलर है तो वर्ब भी सिंगुलर आएगी, यहाँ पे गिव्स आएगा। नेक्स्ट पे आ जाइए, इसमें बताओ जरा। भारत भाई, दिस इज नॉट द प्लेटफॉर्म टू कंप्लेन। ठीक है, उसके लिए एक प्रॉपर तरीका बना हुआ है। ठीक है, मेरे को फेसबुक पे मैसेज कर लेना, मेरे को फेसबुक पे मैसेज कर लेना, मैं करा दूंगा रिजॉल्व। यहाँ इतना लंबा मैसेज भेजने की बजाय एक बार मेरे को फेसबुक पे मैसेज तो भेज के देख लेता यार। हाँ जी, इसमें बताइए जरा। Some members of the committee were opposed to use club members' money to redecorate the meeting hall. कुछ मेंबर जो हैं कमेटी के, वो खिलाफ थे क्लब मेंबर्स के पैसे का यूज करने के लिए, मीटिंग हॉल, पैसे का मीटिंग हॉल को रीडेकोरेट करने के लिए जो यूज हो रहा है उसके वो खिलाफ थे। अब आपने ये पढ़ा होगा जिरंड पढ़ते वक्त समय कि कुछ ऐसे फ्रेजेस हैं, एडिक्टेड जैसे वर्ड है ना, विद अ व्यू टू, लुक फॉरवर्ड टू, एडिक्टेड टू, प्रोन टू, अपोज टू, इनके साथ ये टू प्रीपोजिशन इडियोमेटिक है। बच्चा कहेगा सर ये टू यूज को इन्फिनेटिव नहीं मान सकते क्या? बिल्कुल नहीं मान सकते भैया, प्रीपोजिशन इडियोमेटिक है।
अगर ये प्रीपोजिशन इडियमेटिक है तो इसके बाद फिर आपको यहाँ पे जेरेंड का यूज करना पड़ेगा, यानी नाउन का यूज करना पड़ेगा। अब यहाँ पे आपको इसको वर्ब को नाउन बनाने के लिए क्या तरीका है, आप इसकी जगह पे जेरेंड लगा दें, यूजिंग लगा दें। क्लियर है? नेक्स्ट पे आ जाइए, इसमें बताओ जरा। इसमें बताइए जरा क्या आएगा। द डॉक्टर एडवाइज्ड हिज पेशेंट टू रेगुलरली टेक हिज मेडिसिन। डॉक्टर ने पेशेंट को एडवाइस किया, डॉक्टर ने पेशेंट को एडवाइस किया कि अपनी दवाइयां टाइम पे लो। अब आपने एक रूल पढ़ा होगा स्प्लिट इन्फिनेटिव का, कि जितना हो सके कोशिश करिए कि इन्फिनेटिव के बीच में वर्ब ना लिखें, इन्फिनेटिव के बीच सॉरी एडवर्ब ना लिखें, इन्फिनेटिव के बीच में कोई एडवर्ब ना लिखें, उसकी जो सही पोजीशन है उसको वहां ले जाएं। रेगुलरली वैसे तो वर्ब से पहले लग सकता है, लेकिन इसको क्लॉज के एंड में भी लिखा जा सकता है, तो क्यों जबरदस्ती का इन्फिनेटिव ब्रेक करें जब इसकी सही पोजीशन यहां बन सकती है। तो इसको आपको उठा के रेगुलरली को लास्ट में लिखना चाहिए था। द डॉक्टर आस्क्ड हिज पेशेंट टू टेक हिज मेडिसिन रेगुलरली। क्लियर है जी? नेक्स्ट पे आ जाइए, इसमें बताइए जरा क्या एरर है। हाँ जी, देखो कोशिश किया करो कि जो भी बच्चे आंसर देते हैं ना, वो ए बी सी डी बताने की बजाय ये बताया करो कि इसकी जगह ये आएगा। ठीक है, ए बी सी डी लिखने की बजाय कोशिश किया करो ये बताने की सर इसकी जगह ये आएगा, या ये चीज गलत है, ये यूज नहीं होना चाहिए, इसकी पोजीशन सही नहीं है। ऐसे उसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करने की कोशिश किया करो, क्योंकि अभी पता क्या होता है, मान लो भी मैंने भी उसी पार्ट में एरर बता दिया जिस पार्ट में आपका था, आप सोच रहे थे, है ना। तो मान लो मैंने कह दिया कि लेट से सी पार्ट में एरर है, आपने सोचा कुछ और ही, आपका तुक्के से आंसर सही हो गया। फिर जो बच्चे ऐसे टैली करते हैं ना, कितने नंबर बने मेरे, सर ने मान लो 20 सवाल कराए, 25 सवाल कराए, 25 में से मेरे कितने आए, आप तो उसको सही मार्क कर रहे हो, लेकिन भैया स्लैश थोड़े इधर उधर होते हैं तो आपका वो गलत हो जाता है, यानी आपको कॉन्सेप्ट नहीं पता तो आप उस पर क्रॉस ही करेंगे। हाँ जी, द आर्टिकल सजेस्ट दैट The article suggests that when a person is under unusual stress, you should be especially careful to eat a well balanced diet. ये जो आर्टिकल है ये ऐसी सलाह देता है, ये ऐसी सलाह देता है कि अगर एक पर्सन अनयूजुअल स्ट्रेस के अंदर में है, जितना स्ट्रेस नॉर्मली उसको नहीं होता उससे बहुत ज्यादा अगर वो स्ट्रेस में है, तो उसको उसको ध्यान रखना चाहिए कि वो एक बैलेंस्ड डाइट खाए। ठीक है, कई बार लोग जब स्ट्रेस के अंदर होते हैं, कई बार लोग जब स्ट्रेस के अंदर होते हैं तो ऊट पटांग जंक फूड खाना शुरू कर देते हैं। आपने सुना होगा बहुत सारे लोग जब बड़े स्ट्रेस में होता है ना, कुछ काम करने का मन नहीं होता तो सोफे पड़े रहेंगे, सारा दिन चिप्स खाते रहेंगे, तो उस टाइम पे बंदा बहुत ज्यादा ओबीज हो जाता है। स्ट्रेस का लेना देना ओबेसिटी से भी देखा गया, तो वो उसका मतलब है। ये आर्टिकल ऐसा कहता है कि अगर एक पर्सन अनयूजुअल स्ट्रेस में है तो उसको अपनी ये ध्यान रखना चाहिए कि वो एक बैलेंस डाइट को खाए। अब यहां पे जो प्रोनाउन लगना था भैया इस पर्सन के लिए लगना था, कि जो तुम्हारी बात सुन रहा है उसके लिए कह रहे हो, उस पर्टिकुलर पर्सन के लिए बात, मतलब उस पर्सन के लिए बात करो तो थर्ड पर्सन आएगा यहाँ पे, सेकंड पर्सन लिसनर वाला कैसे लगा रहे हो, ही लगाओगे। नेक्स्ट पे आ जाओ, इसमें बताओ जरा क्या आएगा।
जैसा कि मैंने आप लोगों को बोला था, धीरे धीरे जब इस कमरे के हिसाब से मैं सेटिंग कर दूंगा लाइट्स वाइट की और ये सब, तो वीडियो क्वालिटी आपको पहले जैसे अच्छी मिलती थी वैसे ही मिलने लग जाएगी। अभी वीडियो और ऑडियो क्वालिटी सेटिस्फैक्टरी है बिल्कुल। जैसे शुरुआत वाले दिन थोड़ा सा डार्कनेस सी फील हो रही थी, फिर उसके बाद क्या हुआ, बिल्कुल ऐसे कलर रेड सा हो गया फेस का। अब ठीक है सब कुछ। चलो जी। I really do not regret to learn to play violin when I had so many opportunity to learn and practice in school। मैं सही में, मुझे सही में पछतावा नहीं है, मुझे सही में वायलिन बजाना ना सीखने का कोई पछतावा नहीं है, जब मेरे पास बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज थी प्रैक्टिस करने की, लर्न करने की स्कूल में। तो ये कहना चाह रहा है कि मुझे पछतावा नहीं है उस चीज का। बहुत बढ़िया है, एक नंबर का एरर है। अब रिग्रेट जो होता है, आपने पढ़ा होगा कौन सी वर्ब के बाद इन्फिनेटिव आता है, कौन सी वर्ब के बाद जेरेंड आता है। अगर आपकी मेन वर्ब के बाद होना है कोई एक्शन, अगर मेन वर्ब के बाद होना है कोई एक्शन तो आगे इन्फिनेटिव लगाते हैं। अगर मेन वर्ब के साथ साथ ही एक्शन होता है तो जेरेंड लगाते हैं। अगर मेन वर्ब से पहले हो जाता है तो भी जेरेंड लगाते हैं। अब पछतावा, पछतावा कब होता है? कोई काम करने के बाद, कोई काम करने से पहले, कि काम करने के साथ साथ? रिग्रेट आप कब यूज करते हो? ऑब्वियसली कोई काम करने के बाद ही तो रिग्रेट होगा, हाँ कि ना? तो इसका मतलब रिग्रेट के साथ आपको जेरेंड का यूज करना चाहिए था, ना कि इन्फिनेटिव का। तो यहाँ पे टू लर्निंग, यहाँ पे लर्निंग आएगा। और अगर आपको इन्फिनेटिव यूज करना है, अगर आपको इन्फिनेटिव यूज करना है, तो आप एक परफेक्ट इन्फिनेटिव होता है जिसका काम होता है बेसिकली एक्शन हो गया फिर भी इन्फिनेटिव में लिखना हो उसके लिए। अगर एक्शन हो जाए फिर भी इन्फिनेटिव में लिखना हो उसके लिए, तो टू हैव लर्नड का यूज भी किया जा सकता है। टू हैव लर्नड का यूज भी किया जा सकता है। कुछ आई बात समझ में? लेकिन ये जो लर्निंग शब्द है ये छोटा है, कंसाइज है उससे, तो अपन इसको प्रेफर कर लेंगे। अब अगली बात, अब इनमें से एक दो बच्चे क्या कह रहे हैं कि सर ये जो डू नॉट रिग्रेट नहीं आना चाहिए क्या? आई डू नॉट रिग्रेट, आई डू नॉट रिग्रेट। इस सवाल को समझने के लिए, इस सवाल को समझने के लिए आप एक काम करो, पहले तो मुझे बताओ कि क्या ये सेंटेंस गलत है? आई डू गो टू स्कूल, आई डू गो टू स्कूल, क्या ये सेंटेंस सही है कि गलत है? मुझे बताइए, क्या ये सेंटेंस सही है कि गलत है? आई डू गो टू स्कूल। देखो, ये सेंटेंस ग्रामेटिकली एकदम ठीक है। हमने डू वगैरह का यूज ना एक्चुअली नेगेटिव सेंटेंसेस के अंदर ही देखा होता है, इसलिए हमें लगता है अजीब, इसलिए हमें लगता है ये अजीब। लेकिन भैया ये सेंटेंस ग्रामेटिकली एकदम ठीक है। पहले तो इसका मतलब समझो कि इसका मतलब क्या है। ये एम्फसिस डालने के लिए डू यूज किया गया है। मान लो कि अब कोई पड़ोस, मान लो आपकी मम्मी है, आपकी मम्मी है, ठीक, पढ़ता लिखता है नहीं, नंबर आते नहीं। मान लो आपका रिपोर्ट कार्ड आया, मम्मी सुनाए जा रही हैं, पढ़ता लिखता है नहीं, 2 सब्जेक्ट में फेल हो गया। अबे तू स्कूल जाता भी है? मुझे तो लगता है तू स्कूल ही नहीं जाता, मुझे लगता है तू स्कूल ही नहीं जाता। स्कूल जाता होता तो फेल कैसे हो सकता है? नंबर कमाए समझ आता तो फेल ही हो गया बिल्कुल। जाता हूं मैं स्कूल, आई डू गो टू स्कूल, जाता हूं मैं स्कूल। अगर आपने किसी की बात सुनी, उस बात को कॉन्ट्राडिक्ट करने के लिए आप एक स्टेटमेंट बोल रहे हो पॉजिटिव, और उस पर आपको एम्फसिस चाहिए, तो फिर इस स्ट्रक्चर का यूज किया जाता है। कुछ बात आ रही है समझ में? पढ़ता लिखता है नहीं, यू डोंट स्टडी एट ऑल, तो आप क्या बोलोगे? आई डू स्टडी, पढ़ता हूं मैं। आ रही हैं कुछ बातें समझ में? तो अगर आपको किसी ने कोई बात बोली, उस बात को कॉन्ट्राडिक्ट करने के लिए अगर आप एक पॉजिटिव स्टेटमेंट देते हो और एम्फसिस चाहते हो, तो उस केस में डू, डज, डिड, इनका यूज आप एम्फसिस डालने के लिए पॉजिटिव स्टेटमेंट भी कर सकते हो।
इतनी पिक्चर क्लियर है। अच्छा, तो पहली बात तो ये समझिए कि ये जो डू आया हुआ है एक्चुअली एम्फोसिस डालने के लिए है। ये जो डू आया हुआ है ये एक्चुअली एम्फोसिस डालने के लिए आया हुआ है, ठीक है। ये वो डू नॉट ये साथ में नहीं। पहला कॉन्सेप्ट तो आपको ये समझना था। दूसरा कॉन्सेप्ट आपको ये समझना था कि ये रिग्रेट के लिए नहीं, ये आया है इसके लिए एक्चुअली। फिर इस सॉरी भाई, सॉरी सॉरी सॉरी, मैंने एक्चुअली फिर इस सेंटेंस की हिंदी गलत कर दी, फिर मैंने भी ध्यान नहीं दिया। इस सेंटेंस की हिंदी गलत बता दी मैंने आपको पीछे ना। आई डू रिग्रेट नॉट लर्निंग, मतलब मुझे पछतावा है कि मैंने सीखा नहीं वायलिन बजाना। मुझे पछतावा है, आई डू रिग्रेट, मुझे पछतावा है कि मैंने सीखा नहीं वायलिन बजाना जब मेरे पास बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज थी उसे सीखने की और प्रैक्टिस करने की स्कूल में। इसका हिंदी मीनिंग गलत बोल गया भाई मैं, सॉरी। आई डू रिग्रेट, आई डू रिग्रेट। एक चीज बताऊं छोटी सी, जब मतलब टीचर पढ़ा रहा होता ना तो कई बार जैसे ह्यूमन बीइंग है, जैसे आप पढ़ते पढ़ते आपका दिमाग कई बार कुछ और सोचने लग जाता है, ऐसे मेरा भी दिमाग कई बार ना कुछ और सोचने लग जाता है। अब मैंने दो तीन, अब मैं किसी का नाम नहीं ले रहा, अभी कल परसों मैंने वीडियो चलाई और भाई ने गलत पढ़ा दिया। और हमें इतना टाइम हो गया इस बारे में देखते देखते पढ़ाते, तो हमें पता है कि फेस पे कैसा एक्सप्रेशन आता है जब आदमी गलत पढ़ा जाता है। गलत पढ़ा दिया, अब उसको डर हो रहा है कि यार बेइज्जती हो जाएगी ऐसे, तो अगर मैं मान लूंगा कि मैंने गलत पढ़ा दिया। भाई ने उसी गलत को ही बिना मतलब बिना कोई सिर पैर जस्टिफाई करना शुरू कर दिया, बिना ही मतलब। तो सॉरी भाई, वो ज्यादा अच्छा है बजाय कि आप किसी के सारे कॉन्सेप्ट उधेड़ दो बिना मतलब, सिर्फ आप इसके लिए कि अच्छा मेरे तो 3-4 लाख सब्सक्राइबर हैं, बहुत बच्चे वीडियो देखते हैं, और अगर मैं कहीं गलत पढ़ा जाऊंगा तो मेरी तो बेइज्जती हो जाएगी। अबे क्या बेइज्जती हो जाएगी, तेरे 2 मिनट कह देगा गलती से बोल दिए तो क्या, कौन सा तेरे को आगे को गोली मार देगा। चलो, तो भाई इसका मीनिंग मैंने एक्चुअली गलत बोल दिया था। अगर वो लिखा होता ना आई डोंट रिग्रेट नॉट लर्निंग, मुझे पछतावा नहीं है ना सीखने का, तब वो अपन मीनिंग निकालते आई डू रिग्रेट नॉट लर्निंग, तो इसका मतलब है कि मुझे पछतावा है ना सीखने का, वायलिन बजाना ना सीखने का जब मैं स्कूल में था। चलो जी, आ जाओ। एक्चुअली अब मैं बता भी देता हूं कि मेरा ध्यान कहां था। मैंने एक और वाईफाई कनेक्शन लगवाया आज यहाँ पे ना, एक वाईफाई पहले था, एक और लगवाया। अभी ये जो आपकी क्लास चल रही है दूसरे वाले से ही चल रही है, तो मैं उसका एक्चुअली राउटर देखने लग गया था कि वो सही ब्लिंक कर रहा है कि नहीं कर रहा, उसमें सारी बत्तियां जल रही हैं कि नहीं जल रही हैं, उस पर ध्यान चला गया था मेरा। साइड पे मैंने उसका ना स्पीड टेस्ट भी ऑन कर रखा है, थोड़ी थोड़ी देर में उसको देख रहा हूँ कि कितनी स्पीड दे रहा है अभी, वो कितना पिंग उसका चल रहा है, तो उस पर ध्यान चला गया था भाई। इस पे आ जाओ। नहीं बच्चे, हाउ का यूज करने की जरूरत नहीं, वहां पे लर्न वर्ब का सीधा के सीधा आप ऑब्जेक्ट लिख सकते हो। हाँ जी, इसमें बताइए, एवरी वन ऑफ अस शुड रियलाइज दैट एनी एक्ट ऑफ नेग्लिजेंस विल कॉज अ ग्रेट हार्म टू आवर कंट्रीज सिक्योरिटी। हम में से हर किसी को यह समझना चाहिए कि कोई भी एक्ट, कोई भी नेग्लिजेंस का जो एक्ट है वो हमारी कंट्री की जो सिक्योरिटी है उसके लिए बहुत बड़ा हार्म हो सकता है, बहुत बड़ा खतरा हो सकता है। अब यहाँ पे कंट्री, हमारी कंट्रीज, पहली बात तो हमारी कंट्रीज कैसी होंगी, एक आदमी की एक से ज्यादा कंट्री होगी कैसे। दूसरी बात, यहाँ पे दो नाउन इकट्ठे कैसे आएंगे, तो शायद ये कहना चाहता है हमारी कंट्री की सिक्योरिटी, तो उसके लिए इसको लिखना चाहिए था आर कंट्रीज, अपोस्ट्रोफी एस लगाना चाहिए था कंट्री के ऊपर, यहाँ पे गलती हो जाएगी, तो वहां पे कंट्रीज सिक्योरिटी इसको लिखना चाहिए था, यानी ऐसे। नेक्स्ट पे आ जाइए, इसमें बताओ जरा। पारुल बब्बर, बच्चे बार बार स्पैम मत कर, बार बार स्पैम मत कर, जितना पढ़ा रखा है वो इस चैनल पे है,
बाकी अपना नोट से कर लो, ठीक है। सब कुछ इतनी आशा मत रखे करो। स्कूल जब गए थे तब भी फीस दी थी, कॉलेज गए थे तब भी फीस दी थी, है ना। कोई ट्यूशन जिंदगी में लगाई होगी तब भी फीस दी थी। सिर्फ ये एसएससी वाले टीचर से ही सब कुछ फ्री में पाने की इच्छाएं मत रखा करो कि सर किडनी भी चाहिए। वो भी एक काम करो सर, दादी को किडनी चाहिए, दे दो ना सर एक। क्या करोगे, आप तो एसएससी के टीचर हो, आपको क्या काम सर। सर 2 आंख की बजाय दिख तो सर आपको 1 आंख से भी जाएगा, 1 आंख भी चाहिए थी सर। यार पता है मेरे को कई बार थोड़ी सी अजीब लगती है चीज। सरकारी से सरकारी स्कूल में पढ़े होंगे, सरकारी से सरकारी स्कूल में पढ़े हो, ठीक, कॉलेज भी सरकारी में गए हो, ट्यूशन जिंदगी में सस्ते से सस्ते टीचर पे लगा ली होंगे। 5,000 रुपए में आजकल एसएससी की पूरी तैयारी हो जाती है, ठीक है। जैसे अन अकेडमी पे और करियर विल पे और 50 ऐप हैं। 5,000 रुपए में अन अकेडमी पे, करियर विल पे और 50 और किसी से भी पढ़ लो, पूरा का पूरा आपको एसएससी का सिलेबस खत्म करा के मिल रहा। क्या इससे सस्ती किसी भी चीज की जिंदगी में आपने ट्यूशन देखी है? इससे सस्ती किसी भी चीज की आपने जिंदगी में ट्यूशन देखी है क्या? एक भी ऐसी चीज बता दो, 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं कॉलेज, कभी जिंदगी में इससे सस्ती ट्यूशन देखी है क्या? लेकिन बाकी सब कुछ हमने जिंदगी में पे किया, स्कूल में फीस दी हमने, कॉलेज की फीस दे दी, जितनी ट्यूशनें हैं हमने हर जगह फीस दी, लेकिन भैया ये वाली फीस एसएससी के लिए फीस नहीं दूंगा। मतलब जो सारी जिंदगी पढ़ लिया, जिससे नौकरी लगनी है, जो सबसे क्रूशियल है, उसकी फीस नहीं दूंगा, उसकी फीस नहीं दूंगा। उसमें अपना इधर उधर फ्री के चक्करों में भटकता रहूंगा, 2-3 साल अपने खराब कर लूंगा, लेकिन इसकी फीस नहीं दूंगा सर। अरे यार पता नहीं क्या चाहिए, ये एसएससी के लिए पढ़ाने लग गए, यही बेवकूफी हो गई एक। ये कैट वैट वाले और ये कुछ और ही पढ़ा लेते, बढ़िया रहते। Maybe next year I have been working in this college for 20 years। शायद अगले साल शायद, सॉरी शायद कह रहा हूं, मे भी नहीं है, बाय मे है, बाय मे नेक्स्ट ईयर, अगले साल मई तक इस कॉलेज में मैं 20 साल से पढ़ा, मतलब 20 साल पढ़ा चुका हूं। कुछ आ रही है बात समझ में, क्या कहना चाह रहा हूं? तो यहां पे जरा समझना, बाय मे नेक्स्ट ईयर, अब ये नेक्स्ट ईयर इसका मतलब फ्यूचर है, और बाय का मतलब परफेक्शन है, मई अगले साल तक, फ्यूचर प्लस में कंप्लीशन, फ्यूचर प्लस में परफेक्शन, फ्यूचर प्लस में परफेक्शन, फ्यूचर प्लस में कंप्लीशन। तो फिर भैया इसका मतलब यहां पे फ्यूचर परफेक्ट या फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस आने चाहिए थे यहां पे। तो यहां पे बाय मे नेक्स्ट ईयर आई विल हैव वर्कड, या फिर आई विल हैव बीन वर्किंग, ऐसे आपको लिखना चाहिए था। प्रेजेंट परफेक्ट नहीं, अगर यहां पे बाय नेक्स्ट ईयर फ्यूचर के टाइम की बात हो रही है, तो यहां पे टेंस भी आपको फ्यूचर का लगाना चाहिए था। कुछ आ रही है बात समझ में? आई शैल हैव बीन पहले से कॉन्टिन्यूस है, तो बाद में भी कॉन्टिन्यूस लिख दो। ग्रामेटिकली यहां पे विल भी ठीक है, लेकिन प्रेफर शैल, आई वी के साथ शैल प्रेफर कर दोगे तो थोड़ा ज्यादा अच्छा रहेगा। इसमें बता दीजिए जरा, इसमें बता दो जरा।
कुंदन कुमार, अभी मेरा करियर वेल पे आने का कोई विचार नहीं है। आप चाहे यहाँ 150 बार मैसेज कर लें। जब एक बार टीचर आपके कमेंट को इग्नोर कर रहा है तो बार 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 वही लिखने क्या मतलब। जस्ट आउटसाइड माई हाउस आर अ प्ले ग्राउंड फॉर स्कूल बॉयज एंड गर्ल्स। अब यहाँ पे आउटसाइड होती है प्रीपोजिशन, ये जस्ट है बेसिकली एडवर्ब। जस्ट आउटसाइड माई हाउस, और ये पूरा का पूरा ये बना रहा है एक एडवर्बियल फ्रेज। और आपको पता होगा अगर एडवर्ब से सेंटेंस की शुरुआत होती है तो इसका मतलब इन्वर्जन लगता है। इन्वर्जन लगता है तो सब्जेक्ट से पहले वर्ब आ जाती है, और ये एडवर्ब प्लेस है तो कंप्लीट इन्वर्जन लगा होगा। यानी आपका जो असली सब्जेक्ट है, वो है प्लेग्राउंड, तो वर्ब आएगी प्लेग्राउंड के हिसाब से, तो वहां पे आर अ प्लेग्राउंड नहीं इज अ प्लेग्राउंड लिखना पड़ेगा आपको। नेक्स्ट पे आ जाइए, इसमें बताओ जरा। हाँ जी, बहुत आसान टुच्चा सा एरर है। पढ़ा होगा नाउन चैप्टर के अंदर कि लगेज अनकाउंटेबल नाउन होता है, इसका प्लूरल नहीं करते तो हैवी लगेजेस नहीं, हैवी लगेज लिखो यहाँ पे। इसमें बताइए जरा। इसमें बताओ जरा। बहुत सारे गेस्ट ने नोटिस किया मिस्टर शर्मा को, बहुत सारे गेस्ट ने मिस्टर शर्मा को नोटिस किया अपनी चेयर में ऐसे पीछे गिरते हुए। अपनी चेयर मतलब खड़ा होगा तो गिर गया, चेयर पे ऐसे एकदम पीछे गिर गया, और सांस के लिए तड़पते हुए। हाँ जी, क्या एरर है इसमें? इससे पता चलता है कि तुक्केबाज कितने हैं हमारी क्लास में। ये सेंटेंस था जी नो एरर। अब काफियों ने फॉल बैक में गलती निकाली, फॉल बैक के अंदर कोई गलती नहीं है। काफियों ने इन में गलती निकाली, ऑन हिज चेयर और इन हिज चेयर ग्रामेटिकली दोनों ठीक होते हैं। ऑन हिज चेयर का मतलब होता है ऐसी कुर्सी जिसका आर्म रेस्ट नहीं होता, साइड पे हाथ रखने की जगह नहीं होती, और इन हिज चेयर उस कुर्सी के लिए लगाया जाता है जिसके साइड पे से आर्म रेस्ट होते हैं बड़े बड़े हाथ रखने के लिए। ठीक है, तो इन हिज चेयर का मतलब बड़ी वाली कुर्सी है, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट पे आ जाइए, इसमें बताओ जरा। बहुत आसान है, जल्दी से बता दो। ऐसा ही सवाल जब अपन चैप्टर वाइज कर रहे थे तब भी आया था। अगर आपको याद हो पढ़ाया था ये मैनी, ए, मोर देन वन, ये एक डिस्ट्रीब्यूटिव नेचर के एडजेक्टिव की तरह से काम करते हैं। इसके बाद सब्जेक्ट सिंगुलर आता है, अगर सब्जेक्ट ही आपका सिंगुलर है तो वर्ब तो सिंगुलर आनी तय हो गई, वांट्स आएगा यहाँ पे। इसमें बताओ भाई। इसमें बताओ जरा। क्लास बच्चे मेरे YouTube चैनल पे होती हैं जी मंडे टू फ्राइडे शाम को 5 बजे। मंडे टू फ्राइडे शाम को 5 बजे मेरे YouTube चैनल पे क्लास होती हैं। हालांकि मैं इसको 2-3 हफ्ते बाद चेंज कर दूंगा। नेक्स्ट मंथ से शेड्यूल थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। आगे से थर्सडे फ्राइडे की छुट्टी रखा करूंगा, सैटरडे संडे को भी क्लास लिया करूंगा, क्योंकि सैटरडे संडे को 2 छुट्टी मिलती है, उसके अंदर ये इतनी भीड़ होती है, बाहर कहीं जाओ वीकेंड वगैरह पे, वो कोविड अपने केसेस चांसेस बढ़ाने वाली बात है। तो अगला जो मंथ होगा, अभी इस महीने तो नहीं, अगले महीने, तो अभी चेंज कर दूंगा मैं उसको ना, थर्सडे फ्राइडे की छुट्टी रखा करूंगा, सैटरडे संडे क्लास हुआ करेगी आगे। अभी के लिए इस महीने तो मंडे टू फ्राइडे ही चलेगा। और अन अकेडमी पे क्लास होती है मेरी मंडे टू वेडनेसडे रात को 10 बजे।
इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मेरे फेसबुक ग्रुप का लिंक मिल जाएगा, टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मिल जाएगा, उनको ज्वाइन कर लो। रोज क्लास लेने से पहले लिंक शेयर करता हूं। वी हैव फिनिश्ड आवर वर्क 3 hours ago एंड हैव बीन वेटिंग फॉर यू सिंस देन। हमने अपना काम 3 घंटे पहले पूरा कर लिया था और तब से हम तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। अब यहाँ पे अगो लिखा हुआ है तो इसका मतलब पास्ट का टाइम लिखा होता, प्रेजेंट परफेक्ट कैसे लगा सकते हो? यहाँ पे फिनिश्ड लिखना पड़ेगा आपको सीधा। यहाँ पे पास्ट इंडेफिनिट आएगा। पास्ट के एक एक्शन का इफेक्ट प्रेजेंट पर डालने के लिए प्रेजेंट परफेक्ट आ सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन पास्ट का टाइम मेंशन्ड नहीं होना चाहिए। अगर पास्ट का टाइम मेंशन्ड है तो भैया फिर पास्ट का ही टेंस लगाना पड़ता है। अगली बात, अब एक काफी बच्चे यहाँ पे पूछ सकते हैं कि सर अगर मेन क्लोज, हमने तो पढ़ा था कि मेन क्लोज पास्ट में तो सब क्लोज भी पास्ट में होता है। ये एंड ना जी, कोऑर्डिनेट कंजंक्शन है। कोऑर्डिनेट कंजंक्शन में मेन क्लोज सब क्लोज जैसा कोई फंडा नहीं होता, तो यहाँ पे वो चीज अप्लाई नहीं होगी। ये प्रेजेंट में आ सकता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। इसमें बताइए जरा, थोड़ा जल्दी जल्दी बताओ भाई, है ना। मेरी क्लास है अनअकैडमी पे 6:15 बजे, इसको बंद करना है। वो वाली क्लास में स्लाइड वगैरह सेट करनी पड़ती है, उसमें भी क्लास से पहले। इसमें बताओ जरा। डू यू थिंक यू कुड लैंड मी अ गुड पेयर ऑफ ग्लव्स टू वियर फॉर द वेडिंग? ऐसा एक एरर शायद पहले भी बताया था मैंने। दिस इज फैन नहीं होगा, दिस इज अ फैन लिखना पड़ेगा आपको। यहाँ पे दिस इज अ फैन लिखना पड़ेगा। सिंगुलर काउंटेबल नाउन से पहले डिटर्मिनर लगाना जरूरी है। अब ये पेयर यहाँ पे सिंगुलर काउंटेबल है तो अ गुड पेयर ऑफ ग्लव्स लिखना पड़ेगा। नेक्स्ट पे आ जाइए। इसमें बताइए जरा क्या एरर है। हाँ जी, इसमें बताइए जरा क्या एरर है। वो कैब प्रो बच्चे अमेजोन पे आपको 2-3 दिन में दिखने लग जाएगी। वो स्टिकर वाली दुकान मिल गई है, 2-3 दिन में दिखने लग जाएगी आपको। द हैवी वेट फाइटर वॉज नॉकिंग आउट इन वन पंच। अब यहां पे अगर आप द हैवी वेट फाइटर वॉज नॉकिंग आउट समबडी, या तो आप ये जो नॉकआउट जो फ्रेजल वर्ब है ये ट्रांजिटिव होती है, या तो अगर आप एक्टिव में यूज करना चाहते हो तो फिर इसको ऑब्जेक्ट दो। लेकिन ऑब्जेक्ट यहाँ पे मेंशन नहीं है, हमें क्या पता किसको नॉकआउट कर रहा किसको नहीं, किसको मार रहा है, ये हमें क्या पता। तो जबरदस्ती का यहाँ पे वर्ड तो लगा नहीं पाएंगे अपन। तो इसका मतलब फिर आपके पास कोई इलाज नहीं है। आप समझो कि इसका मतलब यहाँ आपको पैसिव में लगाना पड़ेगा कि जो हैवी वेट फाइटर था उसे नॉकआउट कर दिया गया एक ही पंच में। तो यहाँ आपको पैसिव करना पड़ेगा, तो यहाँ पे नॉकड आउट लिखना पड़ेगा। पैसिव में वर्ब का ऑब्जेक्ट होता नहीं है, इसलिए यहाँ पे सीधी ऐसे चलेगी, कोई ऑब्जेक्ट लिखने की जरूरत नहीं। आज के आखिरी एरर पे आओ, थोड़ा लंबा एरर है, करो ट्राई। अजय बिश्नोई, अजय बिश्नोई कितनी बार कमेंट करेगा बच्चे। ये नीचे ये नंबर है, व्हाट्सएप कर लेना इस पे, वो बता देंगे आपको। बार बार कमेंट नहीं करते बच्चे। एक क्लास में ना जो टीचर पढ़ाने आया होता है उसको पढ़ाने देते हैं, ठीक। द रूइंस, जो अवशेष हैं, जो अवशेष हैं स्पिलवे के, जो अवशेष हैं स्पिलवे के, द रूइंस ऑफ स्पिलवे, द रूइंस ऑफ स्पिलवे आर वाइटल क्लूज। जो स्पिलवे के जो मलबा है, जो उसके रूइंस हैं, जो इसके अवशेष हैं, ये एक वाइटल क्लूज हैं किस चीज के लिए?
to the epic struggle that unfolded as generation of Khmer engineers coped with water system that grew complex and unruly. ये जो स्पिलवे के जो रूइंस हैं, अवशेष हैं, ये क्लू हैं उस एपिक स्ट्रगल के जो कि निकल कर आया था, जो अनफोल्ड हुआ जैसी जनरेशन ऑफ खैमर इंजीनियर्स ने कोप किया, उसने टैकल किया वाटर सिस्टम को, जो कि ग्रू होता गया, जो कि बढ़ता गया कॉम्प्लेक्स और अनरूली सिस्टम में। अब यहाँ पे ये जो एपिक स्ट्रगल है ये किसी को अनफोल्ड नहीं कर रहा, ये बेसिकली अनफोल्ड हुआ है। तो यहाँ पे आपको काइंड ऑफ पास्ट पार्टिसिपल वाली फील देने के लिए आपको यहाँ पे अनफोल्डेड का यूज करना पड़ेगा। दैट अनफोल्डेड, जो अनफोल्डेड हुआ, यहाँ पे अनफोल्ड नहीं, यहाँ पे आपको अनफोल्डेड लगाना पड़ेगा, जो कि अनफोल्ड हुआ। इसने किसी को अनफोल्ड नहीं किया, ये अनफोल्ड बेसिकली हुआ है और ये प्रेजेंट नहीं है, पास्ट में अनफोल्ड हुआ है। तो इसका मतलब आपको यहाँ पे अनफोल्डेड लगाना पड़ेगा। पहली बात तो देखो आपको यहां से हिंट मिलना चाहिए था। मैं एक बार इसको थोड़ा सा दोबारा समझाने की आपको कोशिश करता हूं। ये जो अवशेष हैं स्पिलवे के, ये जो अवशेष बचे खुचे जो अवशेष हैं स्पिलवे के, ये एक वाइटल क्लू है किस चीज के लिए? एपिक स्ट्रगल के लिए। कौन से स्ट्रगल के लिए? जो अनफोल्ड हुआ है इनके रूप में, खैमर इंजीनियर के जनरेशन के रूप में। अब यहां पर जरा समझने की कोशिश करना जो मैं कहना चाहता हूं। अगर यहाँ पे वर्ब की पहली फॉर्म आप लगा भी रहे हो तो स्ट्रगल के हिसाब से तो यहाँ पे अनफोल्ड आना चाहिए, लेकिन ये रोज रोज तो अनफोल्ड होता नहीं है, कोई हैबिचुअल एक्शन तो है नहीं। तो इसका मतलब एक ही बार अनफोल्ड हुआ, तो पास्ट इंडेफिनिट आएगा, यहाँ पे अनफोल्डेड आएगा। और जो बच्चे यहाँ पे बिना मतलब का इज चिल्ला रहे हैं बच्चे, रूइंस का मतलब होता है अवशेष और इसके साथ वर्ब प्लूरल आती है, कोई दिक्कत नहीं है इसके अंदर। जल्दी से ये 5 वोकैब के सवाल हैं, ये भी कर दो फटाक से। 5 वोकैब के सवाल हैं, गोली की रफ्तार से कर दो इनको। अबॉट का सिनोनिम बताओ, अबॉट का सिनोनिम बता दो। सुना होगा मिशन अबॉट, एंड कर देना। एमर्ज का एंटोनिम, एमर्ज का उल्टा। अगर कोई चीज अमर्ज होती है तो बेसिकली प्रकट होती है, वो अपीयर होने लग जाती है। उल्टा आ जाएगा जी डिसअपीयर। ब्लाइंड एलाई, इस ईडियम का मतलब बताइए। ब्लाइंड एलाई का मतलब बताइए। कोई ऐसी सिचुएशन जिसमें आगे प्रोग्रेस पॉसिबल ना हो। एंगर अबाउट एन अनफेयर सिचुएशन, अबाउट समवन्स अनफेयर बिहेवियर। अगर आपके साथ कुछ गलत हुआ है, कुछ अनफेयर सिचुएशन में हो आप, या किसी का अनफेयर बिहेवियर के खिलाफ अगर आपको गुस्सा है, तो उसके लिए क्या वर्ड यूज होगा? वोकैब के अंदर ये वर्ड बहुत बार सुना होगा आपने, इंडिग्नेशन। आई एम इंडिग्नेंट एडजेक्टिव है, इंडिग्नेशन वो एंगर, वो गुस्सा, ये नाउन की तरह से यूज होगा। इनमें से कौन सा वर्ड है जिसकी स्पेलिंग गलत है? हाँ जी, कौन से वर्ड की स्पेलिंग गलत है इनमें से? चलो जी, इसमें आपकी स्पेलिंग गलत है बेसिकली एथलीट की, ये वाला ई नहीं आना चाहिए यहाँ पे। इसमें आपकी स्पेलिंग गलत है एथलीट की। अब आप एक काम करो, अपने मार्क्स कमेंट करके बताओ जल्दी से, 25 में से कितने आए आपके। और जो नए कोर्स के लिए पूछ रहे हैं भाई, अनअकैडमी पे नया जो कोर्स है वो 22 जुलाई को लॉन्च होगा। उसका टाइमिंग है 6:15 से 7:45 PM, शाम को क्लासेस इसकी चला करेंगी। इस बैच का जो लिंक है वो मैं आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा। अनअकैडमी पे किसी एक इंडिविजुअल बैच की फीस नहीं होती, जो उसके अंदर सब्सक्रिप्शन की आपको फीस दिखाएगा 1 साल की, वो किसी एक बैच की फीस नहीं है। अगर आपने मान लो AVS 10 मेरा कोड लगा के डिस्काउंट लिया, तो इसका मतलब ये नहीं कि मेरी बैच देख पाओगे। अनअकैडमी पे सब्सक्रिप्शन मॉडल है, यानी अगर आप सब्सक्रिप्शन लेते हो तो SSC कैटेगरी के जितने एजुकेटर हैं,
आप मैथ, इंग्लिश, रीजनिंग किन्हीं से भी पढ़ रहे हो, को दोबारा फीस नहीं देनी है। ये बात बार बार इसलिए क्लियर कर रहा हूँ, बच्चे मैसेज करते हैं सर अनअकैडमी पे, तो इस बैच पे मैं गेट सब्सक्रिप्शन क्लिक कर रहा हूँ, 1 साल का सब्सक्रिप्शन दिखा रहा है, लगभग 5850 रुपए का, 6000 फीस है क्या सर इस बैच की? अरे भैया, ये उस बैच की फीस नहीं है, ये उस बैच की फीस नहीं है, कंप्लीट आपके एसएससी के कोर्स की फीस है 1 साल की। AVS 10 कोड का यूज कर लीजिएगा, जो भी इंटरेस्टेड हो सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं, और बाकी आप अपने दोस्तों को रिकमेंड कर सकते हैं। ठीक है जी, आज के लिए गुड नाइट भाई, मिलेंगे अपनी अगली क्लासेस में। इसकी PDF अपलोड कर देता हूं मैं जल्दी से टेलीग्राम चैनल पे फिर। और आज रात को 10 बजे वो CPU वाली क्लास भी है भाई, उसका लिंक मैंने पहले ही शेयर कर दिया, एक बार दोबारा भी कर दूंगा। आज के लिए गुड नाइट।